जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी के एक और लेसन के लिए हम लोग आपके साथ हैं। आज का जो टॉपिक है वो ओशन डिपॉजिट्स के ऊपर है। ओशन डिपॉजिट्स ऐसे अगर देखें तो में सेकंड सेमेस्टर का एक पार्ट है ओशियनोग्राफी का, लेकिन इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है ये यूपीएससी, पीएससी, नेट और सेट तक से ज्योग्राफी का जो सिलेबस है। अगर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करें हम तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ ओशन डिपॉजिट से आप लोगों के पास आप लोग देखते होंगे काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। खासकर नेट और सेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा इस टॉपिक के क्लियर होने से आपके आगे आने वाले भी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपका कोरल रीफ का फॉर्मेशन वगैरह होता है। ये भी आपको इस टॉपिक के क्लियर होने से वो क्लियर होता है। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पे ही आते हैं, बात करते हैं। तो महासागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो हम लोग अगर देखें तो अराउंड 71% अगर पार्ट जो अगर अर्थ का अगर देखा जाए तो 71% पार्ट पे वाटर है यानी कि पानी है, और जिसमें से कि महासागरों का जो जल है वही सर्वाधिक है। अगर जल की भी बात करें तो 100% में से 96% जो है वो सागर और महासागरों का जल यानी कि खारा जल होता है। 3% हमारे पास जो है वो केवल सॉफ्ट वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं मृदु जल वो होता है। और उसी 3% में हमारी सारी नदियाँ, हमारे सारे मीठे पानी की जो झीलें हैं वो ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, सारे के सारे उसी 3% में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो ओशन डिपॉजिट्स क्या है, महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? महासागरीय निक्षेप जो है अगर परिभाषा की अगर बात करें तो असंगठित पदार्थों का एक समूह है जो कि महासागर में पड़ा रहता है। ठीक है, असंगठित पदार्थों के समूह को महासागरीय निक्षेप करते हैं। ठीक है, ये एक छोटी परिभाषा के अगर रूप में हम लोग देखें तो एक और दूसरी अगर परिभाषा की अगर बात करें तो महासागरों की तली पर जमा हुआ अवसाद यानी कि जो उसका डिपॉजिट है, महासागरों की तली पर जमा हुआ अवसाद जो कि असंगठित पदार्थों का बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? महासागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट। ठीक है, इसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्या क्या सोर्स, क्या असंगठित पदार्थ, जिन असंगठित पदार्थों की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कौन से असंगठित पदार्थ हैं? असंगठित पदार्थ यानी कि जो महासागरों में जाने वाला कचरा, सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें तो वो महासागरों का कचरा एक प्रकार से, अवसाद यानी कि कचरे से ही होता है, तो हम लोग उसको कचरे से संबोधित भी कर सकते हैं। तो ये कचरा आखिर में आता कहाँ से? ये कचरा आपका आ सकता है कहाँ से? आपके लैंड एरिया से, यहाँ आपके लैंड एरिया से आ सकता है यानी कि भूमि से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिवहन वगैरह हो रहा है वहां से भी आ सकता है। ठीक है, किसके द्वारा आ सकता है? नदी नालों, बहुत सारी नदियां वगैरह मिलती रहती हैं, उनके द्वारा, हवा के द्वारा उड़ा के लाया जा सकता है, मिट्टी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा वर्षा का जो जल अपने साथ बहा के ले जाता है समुद्रों में, वो भी है। फिर महासागरों में रहने वाले जीव, ठीक है, महासागरों में रहने वाले जीव जो वहां पे रहते हैं वो भी तो एक टाइम के बाद मरते हैं, उनके अवशेष, है ना। तो ये मतलब कि पृथ्वी से मिला हुआ जो अवसाद है वो, महासागरों से मिला हुआ अवसाद है वो सारा मिलके महासागरों की तली पर जाके बैठ जाता है। क्योंकि ये सब पानी से भारी है तो बैठेगा कहाँ? तली पर ही। अब ये किस किस प्रकार से बैठता है, इसी का विवरण, इसी को हम लोग महासागरीय निक्षेप का अध्ययन करते हैं। कालांतर में ये जो क्रिया हो रही है ये आज से नहीं हो रही है, करोड़ों साल से हो रही है। करोड़ों साल में इन निक्षेपों के द्वारा जब हम लोग जानते हैं कि जो अवसाद है एक जगह पे बहुत टाइम तक जमे रहता है तो वो चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसमें से कौन सा चट्टानों का रूप ले लिया है, कौन सा किस दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया है, यही सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो महासागरों में अवसाद के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो महासागरों में अवसाद के स्रोत हो सकते हैं, भूमिज स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें, यहीं से शुरू करते हैं, प्रकार या इसके जो स्रोत अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है
स्थलीय या भूमिज निक्षेप। ऐसे निक्षेप जो कि स्थल भाग या भूमि से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, नदी नालों के द्वारा, चाहे वो वर्षा का जल पहुंचाया हो, चाहे पवन के द्वारा पहुंची हो, ऐसे पदार्थ जो कि भूमि से समुद्रों में ले जाए जाते हैं उसको स्थलीय या भूमिज निक्षेप कहते हैं। ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट, ज्वालामुखी निक्षेप। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ज्वालामुखियों की पेटी है, यानी कि जो परिप्रशांत वलय अगर बोला जाए तो परिप्रशांत वलय प्रशांत महासागर के चारों ओर का भाग, जहां पे कि बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक कटक जो कि एक ज्वालामुखी से ही जो जिस कटक का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अगर मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में भी कई सारे बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं। इस एरिया में यहाँ पे भी काफी बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं यहाँ पे भी। तो ये जो छोटे बड़े ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी अपने साथ बहुत सारा मलबा और बहुत सारा अवसाद निकालते हैं, यानी कि उसमें से जो भी मटेरियल निकलता है, चाहे वो राख के रूप में हो, चाहे वो चट्टानों के रूप में हो, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं सागरीय जल को और सागरों के निक्षेप को भी प्रभावित करता है। तो ये ज्वालामुखी निक्षेप के बारे में भी आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा जैविक पदार्थ और निक्षेप। मैंने जैसे बताया कि जैविक पदार्थ और निक्षेप, जो जीव सागरों में रहते हैं, सागरों में रहने वाले भी दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, एक जंतु और दूसरा वनस्पति। तो जंतु समुदाय जो कि छोटे प्लैंकटन से लेके जू प्लैंकटन से लेके बड़ी बड़ी वेल मछलियों तक, नीली वेल तक, जो कि सबसे बड़ी अभी वर्तमान में प्राणी है, वहां तक का ये जंतुओं में आ जाता है। और फाइटोप्लैंकटन यानी कि जो पौधे वाले प्लैंकटन है, छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, वहां से लेके बड़ी बड़ी शैवाल तक, हरी नीली शैवाल तक, वहां तक आ जाता है। तो ये एक और दूसरा पदार्थ आ जाता है जो जैविक निक्षेप कहलाता है। ठीक है। अंतिम में आता है अजैविक पदार्थ। ठीक है। अंतिम में अजैविक पदार्थों के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि लाल मृतिका, और इसके दो पार्ट हैं, लाल मृतिका जिसको बोलते हैं, और उल्कापिंड। उल्कापिंड जो ऊपर से आते हैं, उल्काएं बहुत सारी आती हैं और पता नहीं सागरों में कहाँ पे चली जाती हैं, कहाँ पे उनको उल्कापिंडों को क्यों एक अलग श्रेणी में रखा गया है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले से स्थलीय निक्षेप। क्या है स्थलीय निक्षेप? जैसा कि मैंने बताया कि स्थल भाग से प्राप्त अवसाद स्थलीय निक्षेप या भूमिज निक्षेप कहलाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई भी नदी, जब हम लोग फर्स्ट ईयर या भूगोल की पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि अपर्दन और अपक्षय जो है वो स्थल भाग पे निरंतर जारी रहता है। अपर्दन और अपक्षय के परिणाम स्वरूप बहुत सारा अवसाद जो होता है वो नदियां अपने साथ बहा के अपने साथ लेते आती हैं, और उनका अंतिम लक्ष्य कहाँ होता है? सागर। तो सागर तक अगर नदी की वहन क्षमता बहुत अधिक है, जो कि सागर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, जिसके चलते नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब वही डेल्टा पे ये अपना जितना भी मलबा होता है उसको जाके क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है, यानी कि उसको निक्षेपित कर देती है, छोड़ देती है। अब फिर वहां पे आती है सागरीय तरंगे। सागरीय सागरों में ज्वार भाटा वगैरह आते रहते हैं, वो ज्वार भाटा उसको अपने साथ और आगे तक बहा के ले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा महासागरों में आने वाली लहरें, महासागरों में आने वाली लहरें, उसमें आने वाले ज्वार भाटा, वो अपने आसपास के सागरीय तटों से टकराते हैं। जब सागरीय तटों से टकराते हैं तो वो आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही शक्ति से जो स्थल भाग है उसको काट देते हैं। तो वहां से बड़े बड़े बोल्डर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ के पहाड़ कट के या टूट के महासागरों में जाके गिर जाते हैं। तो ये हो जाते हैं स्थलीय निक्षेप। अब स्थलीय निक्षेपों को भी अगर हम लोग देखें तो जब स्थल भाग से सागर की ओर हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कि ये स्थल भाग है और ये सागर है, तो स्थल भाग से सागर की ओर अंदर अंदर जाने पे इन पदार्थों का या इन निक्षेपों के आकार में परिवर्तन होते जाता है। जो पदार्थ स्थल भाग के पास होंगे उनका आकार बड़ा होगा। ठीक है, उनका आकार बड़ा होगा। जैसे जैसे हम लोग सागरों के अंदर जाते जाते हैं, सागर की गहराई में चले जाते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं, जो भी निक्षेप हैं, उनका आकार धीरे धीरे क्या होता जाता है?
छोटा होता जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब इन्हीं पदार्थों में, स्थलीय निक्षेपों में पहला नंबर आता है बजरी, ग्रेवल। बजरी या ग्रेवल, ये बजरी क्या होती है? सामान्य बजरी, या हम लोग जिसको बालू के रूप में जानते हैं, बालू से थोड़ा बड़ा मोटा, उसको बजरी कहा जाता है। पृथ्वी के जो हम लोग लैंड एरिया जो अर्थ का देख रहे हैं, उसमें महासागरों के अगर किनारे किनारे की अगर बात करें तो सभी प्रकार के महासागरों में हम लोगों को बजरी देखने के लिए मिलती है। बजरी का आकार, अब इसके भी 4 प्रकार हो जाते हैं। जो बजरी है ये हो जाती है कितनी? 4 प्रकार की। पहला कणिका, दूसरा गुटिका, तीसरा गोलाश्मिका और चौथा गोलाश्मिका। ये 4 प्रकार की हो जाती है। अब इसको मैं उल्टा लिखा हूं, क्यों लिखा हूं ये बताता हूं अभी। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, गोलाश्म, बोल्डर्स। आप और हम बोल्डर्स का उपयोग करते हैं, ऐसा जो पत्थर होता है, सामान्य पत्थर, जिसको हम लोग हाथ में उठा सकते हैं और थ्रो कर सकते हैं, बड़े से छोटा, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं क्या? बोल्डर। अब इसका साइज क्या होता है? सबसे पहले जो बजरी है उसका जो साइज डिवीजन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2 mm, ठीक है, जो बजरी का साइज होता है 2 mm से लेके 256 mm तक, 2 mm की उसके व्यास से लेके 256 mm तक का अगर कोई पत्थर है तो वो बजरी की श्रेणी में आता है। इतना सामान्य, ठीक है, जिसको हम लोग हाथ में उठा सकते हैं, ये बजरी की श्रेणी में आ जाता है। अब इसके 4 पार्ट हो गए। सबसे पहला आता है गुलाश्म। गुलाश्म यानी कि आपका 64 से लेके 256 mm तक, ठीक है, 64 mm से लेके 256 mm तक का अगर व्यास वाला अगर कोई पत्थर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलाश्म कहते हैं, ठीक है। ये महासागरीय तट के सबसे समीप होता है, मतलब कि जो सीशोर हम लोग देख रहे हैं, महासागर का जो किनारा है, वो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? गोलाश्म मिलेगा। सेकंड नंबर पे आती है गोलाश्मिका। 4 से लेके गोलाश्म हो गया, 4 से 63 mm, 4 से लेके 4 mm से लेके 63 mm तक व्यास वाला अगर कोई छोटा पत्थर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलाश्मिका बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीशोर से थोड़ा सा पानी में जब जाते हैं तो हम लोगों को गोलाश्मिका बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसमें आता है गुटिका, 2 से 3 mm, ठीक है, 2 से 3 mm व्यास का अगर कोई छोटा पत्थर है, बालू के श्रेणी में ही आ जाता है ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुटिका। और फिर अंत में बचता है कणिका, 2 mm साइज का, अगर उससे भी छोटा है 2 mm से 3 mm या उससे भी छोटा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? गुटिका कहते हैं, कणिका कहते हैं। तो ये साइज डिवीजन है। अब मैं साइज डिवीजन क्यों बताया? साइज डिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेट के एग्जाम में कई बार इनके साइज पूछा जा चुका है कि कणिका के साइज कितने होते हैं, कणिका कितने से कितने mm तक की होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका साइज बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन आता है बजरी का तो 2 से लेके 256, अगर आपको तुक्का भी लगाना है, आप लोगों को गेस भी करना है, तो 2 से लेके 256 के बीच का आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले गुलाश्म, ठीक है, बोल्डर्स, फिर दूसरे नंबर पे गोलाश्मिका, फिर थर्ड नंबर पे गुटिका, और फोर्थ है कणिका।
ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सागरीय भाग का पहला भाग हो गया। जब हम लोग किसी भी बीच से या सागर के तट से जब हम लोग अंदर जाते हैं तो सबसे पहले बालू वाला जो मोटे बालू का जो हम लोगों को पार्ट मिलता है, जो थोड़े पत्थर वगैरह भी होते हैं जिसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सबसे पहले स्थलीय निक्षेप। फिर सेकंड नंबर पे इसी में आता है बजरी वाले से आगे से बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर पे आती है इसमें रेत। ठीक है, रेत हम सब जानते हैं कि रेत क्या होती है, जो घरों में यूज होता है, नदियों के किनारे भी मिलता है। ठीक है, जो पतला महीन होता है उसको हम लोग रेत कहते हैं। रेत एक्चुअल में वो चट्टानों का चूड़ा ही होता है। ठीक है, वो चट्टान किस प्रकार की है, वो कहाँ से टूटते हुए आ रही है, और उसका जब बहुत चूड़ा महीन पतला बन जाता है, ऐसा चूड़ा जिसको कि पानी अपने साथ बहा के ले जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेत। रेत का व्यास अगर देखा जाए तो 1/16 mm से के साइज के होते हैं। अगर हम लोग उसकी कणिका की बात करें तो कणिका से जब आगे बढ़ते हैं, जब उससे छोटे पदार्थ की अगर बात करें तो उसमें फिर आता है क्या, रेत। अब इसमें भी डिवीजन है अलग अलग। 1/16 mm व्यास का तो अपन बता दिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिवीजन है। अत्यधिक मोटी रेत, मोटी रेत, मध्यम रेत और पतली रेत, ये 4 टाइप के डिवीजन। आपके यहाँ अगर कोई कभी घर वर भी बन रहा होगा तो आप लोग भी उसमें देखेंगे कि जब रेत मंगाई जाती है तो जो प्लास्टर होता है दीवारों पे, उसके लिए पतली रेत मंगाई जाती है। ठीक है, नदियों के किनारे आप लोगों को सामान्यतः नदी का जब आप लोग बालू उठाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पतली रेत देखने के लिए मिलती है। ठीक है, किनारे में थोड़ी जैसे जैसे किनारे बढ़ेंगे तो किनारे की ओर आप लोगों को मोटी रेत मिलेगी और नदियों के बीच में पतली रेत मिलेगी। तो ये रेत का। नेक्स्ट आते हैं सिल्ट पे। अब ये सिल्ट क्या है, सिल्ट को इंग्लिश में, हिंदी में सिल्ट बोलते हैं। तो सिल्ट क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है, रेत के बाद 1/17 mm से लेके 1/256 mm तक व्यास वाले जो पदार्थ होते हैं, जो स्थलीय पदार्थों का जो चूड़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है सिल्ट। सब इसी के पदार्थ हैं जो हम लोग डिवीजन देखे, जो चट्टानों का चूड़ा देख रहे हैं उसी का है। सबसे पहले बजरी, फिर रेत, फिर सिल्ट। नेक्स्ट जब उसमें आते हैं तो आती है मृत्तिका, क्ले। क्ले सामान्यतः हम लोग बोलते हैं मिट्टी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब चट्टानों का चूड़ा इतना महीन हो जाता है कि उसमें पानी मिलने से वो मिट्टी टाइप का, जो चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चिकनी मिट्टी जो थोड़ी थोड़ी उसमें आप लोगों को दरदरापन एकदम हल्का मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृत्तिका, क्ले। 1/256 mm से लेके 1/8192 mm तक इसका साइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने वाला होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि काम आ जाए। ठीक है, तो ये मृत्तिका, मृत्तिका आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी लाल मृत्तिका है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है आपका पंख, मड जिसको बोलते हैं, मड यानी कि कीचड़। ठीक है, कीचड़ में जब हम लोग जाते हैं तो जमीन पे भी हम लोग कीचड़ देखते हैं। कीचड़ यानी कि एकदम पतला, उसमें हम लोगों को कोई भी पदार्थ ऐसा, जब हाथ में कीचड़ को हम मलते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई भी डिपॉजिट हाथ में महसूस नहीं होता, वो एकदम चिकना होता है। तो उसका साइज अगर की बात करें तो 1/8192 mm से भी छोटा साइज जब उस चट्टान का हो जाता है, एकदम चूड़ा हो जाता है, एकदम महीन, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंख। और इनका डिवीजन सी शोर से जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बजरी, फिर रेत, फिर सिल्ट, फिर क्ले और फिर ये हम लोगों को इस प्रकार से मिलता है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो हम लोगों को ये कभी महसूस नहीं होगा। हम लोग अगर सी की बात करें, आप लोग भी कोई भी अगर सी में गए होंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम सिर्फ बजरी के एरिया में ही पहुंच पाते हैं और रेत तक पहुंच पाते हैं। ये मड और क्ले और सिल्ट जो हैं ये मानव पहुंच से बाहर होते हैं, इसके लिए स्पेशल
इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, क्या क्योंकि काफी नीचे में पाए जाते हैं। अगर बात करें तो ये 100 फैदम से लेके 1000 फैदम की गहराई तक हम लोगों को देखने के लिए ये जो उसकी जो उपस्थिति होती है मड की, वो एक 100 फैदम से शुरू होती है। फैदम की अगर बात करें तो फैदम एक समुद्र की गहराई नापने का एक इकाई है। जैसे हम लोग अपनी ऊंचाई वगैरह नापते हैं मीटर सेंटीमीटर वगैरह में, तो ये समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदम यूज होता है। एक फैदम बराबर 1.829 मीटर या 6 फीट के बराबर होता है। जो ऐसे अगर हाथ हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर करें, गांव वाले एरिया में भी पहले हम लोग कोर्सा की बात करते थे, तो वो कोर्सा क्या होता था, एक आदमी ऐसे हाथ ऊपर करके रखता था, तो अगर वो डूब जा रहा है, एक सामान्य कद का आदमी अगर डूब जाता है तो उसको हम लोग कोर्सा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये फैदम भी है, 6 फीट बराबर एक फैदम या 1.829 मीटर बराबर एक फैदम होता है। तो स्थलीय पदार्थों के बारे में आप लोग जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप। अब ज्वालामुखी निक्षेप क्या है? तो ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ जो कि समुद्रों में निक्षेपित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी निक्षेप बोलते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो भी पदार्थ है, चाहे वो राख हो, चाहे अंदर से निकलने वाले तत्व हों, बहुत सारे धात्विक पदार्थ निकलते हैं, अधात्विक पदार्थ निकलते हैं, लावा निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी का पदार्थ बनाती है। वो सारा का सारा अगर समुद्रों में जा रहा है तो वो निक्षेपित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी निक्षेप। लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी स्थलीय भाग में भी अगर आता है, तो स्थलीय भाग से भी नदियों के माध्यम से ज्वालामुखी का पदार्थ कहां तक पहुंच जाता है? समुद्र तक पहुंच जाता है। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग? ज्वालामुखी जो पदार्थ होते हैं, जो कि नया बना हुआ है, ये पहचान में अलग से आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण जब किया गया तो ये अलग से पहचान में आ जाते हैं कि कौन सा सागरीय स्थलीय निक्षेप है जो स्थल भाग से पहुंचा हुआ है, और कौन सा ज्वालामुखी निक्षेप है जो कि नया है अभी ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी निक्षेप, तो ज्वालामुखी पदार्थ है। अगला जैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप के बारे में जब अगर हम लोग बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नैरेटिक पदार्थ और दूसरे होते हैं पैलेजिक पदार्थ। नैरेटिक पदार्थों का मतलब होता है ऐसे जीवों के अस्थि पंजर जो कि क्या है? जंतु हैं। जंतुओं के अस्थि पंजर को क्या कहा जाता है? नैरेटिक पदार्थ। और शैवालों का जो अवशेष होता है, शैवालों की भी एक जीवन आयु होती है, वो भी मरने के बाद कहाँ रहेंगे? समुद्र में ही रहेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है? पैलेजिक। ठीक है, शैवाल, पैलेजिक पदार्थ, पैलेजिक नैरेटिक निक्षेप और पैलेजिक निक्षेप। अब इन्हीं में अगर इसको और थोड़ा सा आगे हम लोग इसकी क्लासिफाइड अगर करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं पदार्थ, नैरेटिक और पैलेजिक पदार्थों में भी। सबसे पहला इसमें आता है चूना पदार्थ। ऐसे अवशेष या ऐसा अवसाद, ऐसा महासागरीय निक्षेप जिनमें कि चूने की पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उनको चूना पदार्थ या चूना प्रधान निक्षेप कहा जाता है। इसमें पहला आता है टेरोपॉड। टेरोपॉड क्या होता है? टेरोपॉड एक सागरीय जीव है जो कि जिसमें चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब इनमें थोड़ा सा आप डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, चूना पदार्थ और सिलिका प्रधान। चूना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अभिक्रिया करके पानी के साथ क्या हो जाता है? घुल जाता है। सिलिका पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और वो उसके साथ नहीं घुलता है। तो चूना प्रधान जो भी पदार्थ होते हैं, इसमें टेरोपॉड और ग्लोबिस्यूलिना जो आते हैं, ये बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं पाए जाते क्योंकि पानी के साथ वो घुल जाते हैं। बहुत थोड़ा सा जो पदार्थ बचता है वही सागर की तली तक पहुंचता है, बाकी का जो पदार्थ होता है वो उसमें घुल जाता है। इसमें जो चूना प्रधान पदार्थ है उसमें आपके जो मूंगे की चट्टानें वगैरह हैं वो भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मूंगा जो सूक्ष्म जीव है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही प्रयोग करके अपना जो चट्टान, अपना जो कवच है उसका निर्माण करता है। तो सबसे पहले आता है इसमें टेरोपॉड। टेरोपॉड में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की मात्रा जो होती है लगभग 80% तक होती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जो 80% अगर चूना है तो चूना चूंकि पानी में पूरा घुल जाता है, तो उसका 20% जो हिस्सा है
वहीं नीचे तक पहुंच जाता है। इसको हम लोग टेरोपॉड ooze कहते हैं, टेरोपॉड निक्षेप इसको कहा जाता है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 300 फैदम से ये शुरू होता है और आपका 1000 फैदम की गहराई तक लगभग ये टेरोपॉड जो है वो टेरोपॉड निक्षेप वो पाया जाता है। ठीक है, सेकंड आता है इसमें ग्लोबेजिलिना। ग्लोबेजिलिना की अगर बात करें तो ग्लोबेजिलिना भी एक प्रकार का सागरीय जीव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही उपयोग करके अपना कवच बनाता है, अपने रहने का स्थान बनाता है और मरने के पश्चात जो उसका जो अस्थि पंजर वगैरह होता है वही ग्लोबेजिलिना निक्षेप के रूप में, ग्लोबेजिलिना ooze के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें 64.5 के आसपास % के आसपास होती है, लेकिन टेरोपॉड से कम होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है कि जो टेरोपॉड निक्षेप है वो कम गहराई तक पाया जाएगा और ग्लोबेजिलिना का जो निक्षेप है वो उससे अधिक गहराई तक पाया जाएगा। लगभग ये 5000 फैदम 5000 फैदम की गहराई तक ग्लोबेजिलिना के जो निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, 4000 से 5000 एकदम एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सागरीय तरंगें हैं उसको बहा के भी आगे ले जा सकती हैं। 4000 से 5000 फैदम के बीच में हम लोगों को ये पदार्थ देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलिका प्रधान ooze पे, यानी कि सिलिका प्रधान जो निक्षेप है, सागरीय निक्षेप है, उन पे आते हैं। तो इनमें आते हैं सबसे पहले रेडियोलैरियन। रेडियोलैरियन भी एक जीव है, सागरीय जीव है जो कि सिलिका, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। सीधा जैसा मैंने पहले बताया कि जिसमें अगर चूने की मात्रा ज्यादा है तो सागरों में घुल जाएगा और सागरों में घुलने के कारण बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं पाया जाएगा। क्योंकि ये सारे जो जीव हैं, टेरोपॉड है, चाहे ग्लोबेजिलिना है, चाहे रेडियोलैरियन है और डायटम है, ये सारे के सारे जीव एक ही साथ रहते हैं। इसी कारण से इनके जो निक्षेप हैं वो भी लगभग एक के आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन पहचान में अलग से ये आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो रेडियोलैरियन पे देख रहे थे। रेडियोलैरियन का जो निक्षेप है वो लगभग 5000 फैदम की गहराई तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं डायटम पे। तो डायटम क्या होते हैं? डायटम एक प्रकार का वनस्पति बोलना चाहिए कि निक्षेप है जो वनस्पतियों, शैवाल वगैरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये जो निक्षेप है इसमें, और डायटम एक सूक्ष्म पौधा सरीखे का जीव होता है और इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है, कैल्शियम का इसमें पदार्थ जो होता है वो केवल 3 से 30% तक ही इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसकी मात्रा इसमें भी कैल्शियम की ज्यादा नहीं होती है, सिलिका की मात्रा इसमें भी बहुत ज्यादा होती है और ये हम लोगों को लगभग 2600 से लेके 2000 फैदम की गहराई तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हो गया डायटम। तो ये कुछ पदार्थ हो गया जो कि सागरों के डिपॉजिट में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अजैविक या अकार्बनिक निक्षेप। अब ये अजैविक, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए जैविक, इधर भी इधर अजैविक पदार्थ हैं, इधर जैविक पदार्थ हैं। तो ये अब अजैविक या अकार्बनिक पदार्थों को पढ़ने की जरूरत क्या होती है? ये जरूरी इसलिए है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारे जीव और ये सारे पदार्थ एक ही साथ आपस में मिल रहे हैं। उसके साथ साथ सागरों का तापमान, उसकी लवणता, उनमें बहने वाली समुद्री धाराएं, सागर के ऊपर बहने वाली पवन, ये सभी के सभी एक साथ काम कर रहे हैं। इसी के कारण इन सभी पदार्थों का एक में मिश्रण हो जाता है और ये पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग किस पदार्थ की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मिल जाते हैं एक साथ और इसी कारण से इनको हम लोग उनको पहचान पाना इतना कठिन हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको एक अलग से एक श्रेणी में रख देते हैं जिसको कि हम लोग अजैविक पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये जीव है कि निर्जीव है। तो उसमें आती है सबसे पहले लाल मृतिका।
अब लाल मृतिका क्या होती है, ये एक ऐसा पदार्थ है, ये क्वेश्चन कई बार नेट सेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि महासागरों में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पदार्थ जो है वो कौन सा है। तो ये लाल मृतिका, रेड क्ले, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। रेड क्ले जो है वो महासागरों, किसी भी महासागर की, अगर पूरे महासागरों की अगर हम लोग बात करें तो रेड क्ले जो होता है वो सभी महासागरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे इनका अभिक्रिया इन सब में हुई होगी कि जो सारे पदार्थ हैं वो एक साथ मिलकर रेड क्ले बना ले रहे हैं। तो रेड क्ले सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये अगर बोले तो महासागरों की गहराई में भी बहुत ज्यादा पाया जाने वाला ये पदार्थ है रेड क्ले। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है उल्का धूलि। नाम से ही स्पष्ट है, उल्का जो स्ट्राइड्स, मीटराइट्स जो आते हैं अंतरिक्ष से, वो सागरों में गिरते हैं और उनको उल्का धूलि कहा जाता है। इनको पहचान में इसलिए पहचान लिया जाता है क्योंकि इनका जो संगठन है वो भूमि पर पाए जाने वाले पदार्थों से बहुत अलग होता है और उनमें तत्वों की मात्रा और उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग पाया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक इसको बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि हमारे ग्रह का नहीं है, इसलिए इनको उल्का धूलि कहा जाता है। अब उल्का धूलि के भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कई कुछ बड़ी उल्काएं भी गिरती हैं। जैसे अगर एक क्षेत्र आप लोगों को मैं बताऊं तो मुंबई के पास, जो मुंबई हमारा है, वहां पे एक शिव सागर नाम का एक खंड पाया जाता है, अरब सागर में है शिव सागर। वहां पे बताया जाता है कि पहले, बहुत पहले एक बहुत बड़ी उल्का गिरी थी जिसके चलते वहां पे एक गड्ढा हो गया है। सर्च करेंगे गूगल में, वो मिल जाएगा शिव सागर। तो ये कुछ पदार्थ हैं, सागरों के निक्षेप हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं तो एक और आप लोगों को यहाँ पे बताऊं मैं, निक्षेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे देखे थे मड, इसको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंख, ये 3 प्रकार की होती है, नीली, हरी और लाल। 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नीलापन, जैसा कि हम लोग देखें कि मड जो है वो मृतिका और क्ले से एकदम छोटा महीन कीचड़ जैसा पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग मड बोलते हैं। तो ये नीले रंग का, कई सागरों में ऐसे मड पाए जाते हैं, ऐसे कीचड़ पाई जाती है जिसका कि रंग गहरा नीला या काला जैसा दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू मड। ठीक है, तो ब्लू मड क्या होता है, लोहा, लोहे का सल्फाइड, ठीक है, और जैविक तत्वों, कई सारे जीवों के अवशेष वगैरह मिल जाने से इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, नीला या नीले से काला जैसा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू मड। ठीक है, विघटन से प्राप्त होता है। इसकी अगर बात करें तो अटलांटिक ओशन जो हमारा है, जब देखेंगे अटलांटिक ओशन जो हमारा है, ये अटलांटिक ओशन में ब्लू मड हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे से जो सागर से जो निकलने वाली जो कटक है, जिसको कि मध्य अटलांटिक कटक भी बोलते हैं, मध्य अटलांटिक कटक में लोहे के सल्फाइडों की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। इसी कारण से उसके अगल बगल में हम लोगों को ब्लू मड बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर आता है इसमें हरिपंख या हरा या ग्रीन मड। अब ग्रीन मड क्या है, यही लोहे के जो सल्फाइड होते हैं, लोहे के सल्फाइड वगैरह जो सागरीय जो रसायन होते हैं, महासागरों में बहुत सारे पाए जाने वाले रसायन हैं, उनसे अभिक्रिया करने के बाद ये जो लोहे का सल्फाइड जो नीले रंग का होता है वो और ज्यादा अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या बन जाता है, ग्रीन मड। ठीक है, तो ये ग्रीन मड हो जाता है। अब इसकी अगर उत्पत्ति बोले तो ये भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है। जहां जहां ब्लू मड की उपस्थिति होती है वहां पे हम लोगों को आसपास में ग्रीन मड भी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आता है लाल मड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग लोहे को कहीं बाहर रख देते हैं तो लोहे में लाल रंग की एक ऊपर में परत जम जाती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं जंग। ठीक है,
तो वो जंग बनती है लोहे के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से, यानी कि लोहा अपना ऑक्साइड बना लेता है और वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो स्थलीय पदार्थ हो चाहे ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ हो, अगर उसमें लोहा है और अगर उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है, लाल रंग का कीचड़ बना लेता है, रेड मड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये लाल रंग का मड पाया जाता है। अब ये रेड मड हम लोग पहले भी उसमें भी देखे, यहाँ पे जो अकार्बनिक पदार्थ है उसमें भी। अब क्या होता है कि ये रेड मड तो बन गया है, इसके अलावा ये सारे पदार्थ भी आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो भी रेड मड बना लेते हैं। यही कारण है कि महासागरों की निक्षेप में या महासागरों की तली में अगर बात करें सी डिपॉजिट की, तो उसमें रेड मड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर था महासागरीय निक्षेप का। कुछ चीजें इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या है कि जैसे जैसे हम लोग सागरों की गहराई में जाते जाते हैं, हम लोगों को असंगठित पदार्थों की मात्रा और जो सागरों का जो सी फ्लोर है उसमें पाए जाने वाले चट्टानों में विभेद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सागरों के किनारे आते जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को विभेद करने में आसानी होती है, क्योंकि नया नया पदार्थ वहाँ पे आते जाता है ना। तो ये आप लोगों का सी डिपॉजिट्स का जो पोर्शन था। और इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे कोरल रीफ्स के बारे में, देखेंगे कि कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोरल रीफ क्या है, वो जैविक है, वो जीवित है कि निर्जीव है, और कैसे कैसे कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन करते रहिए।